ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial speed v naught. As a function of the speed v, write the normal force by the wall. Question number second part, the friction force by the wall. Third part, the tangential acceleration of the block. And D, integrate the tangential acceleration dv upon dt to obtain the speed of the block after one revolution. ये सवाल है बच्चों। चलिए आते हैं बच्चों, मतलब सिचुएशन कैसे है बच्चों। मैं अगर इसको ले रहा हूं बच्चों, ये बेस है हमारा, ये एक सिलिंड्रिकल शेप का अगर इस ग्लास को आप ले लें तो हालांकि ये ग्लास सिलिंड्रिकल नहीं है बच्चों। मान लीजिए कि अगर ये बेस है, इसी बेस का अगर ऊपर उठ रहा है तो एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई घर है कि नहीं, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है बेस में, है कि नहीं। ये बेस में कोई यहाँ पे एक ब्लॉक है बच्चों, और ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है बच्चों, ऐसे स्लाइड कर रहा है। तो आप जरा देखिए, जब ऐसे अगर स्लाइड कर रहा है तो दो तरीके की बातें हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स कितने जनरेट हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट कितने जनरेट हो रहे हैं। एक तो फ्लोर से, ये फ्लोर है हमारा, ऐसे है, मैं दिखा रहा हूं बच्चों आपको। एक तो ये आपका फ्लोर से कांटेक्ट है और एक साइड वॉल से कांटेक्ट है। तो फ्लोर से कांटेक्ट है, फ्लोर को उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्मूथ है, और ये जो वॉल है ये रफ है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं बच्चों, इस कंडीशन में अगर मूव कर रहा है तो कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। एक बात तो साफ है, अगर ऐसे है तो एक तो नीचे की तरफ लग रहा है इसमें mg, तो नीचे आपको लगेगा ग्रेविटी, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, ग्रेविटी लगेगा। दूसरा जरा देखिए बच्चों, ये जो फ्लोर है वहां पर भी कांटेक्ट सरफेस जनरेट हो रहा है, और इस कांटेक्ट फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। चूंकि फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि वो स्मूथ है, तो नॉर्मल एक अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पे नॉर्मल फोर्स भी होगा, मैं इसको n1, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये है बाय द फ्लोर। चलिए आते हैं बच्चों, अब जरा देखिए ये मूव कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट है, तो अगर यहाँ पे कांटेक्ट है, इस वॉल से कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। एक तो नॉर्मल है कि नहीं, जो साफ दिख रहा है बच्चों परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा, हम लोग इसको n2 बोल रहे हैं, और आप समझिए ये n2 बाय द वॉल होगा, और बात को समझिए बच्चों, जरा गौर से समझिए। अगर ये मूव कर रहा है तो एक तो नीचे आपका mg लगा, ऊपर नॉर्मल लगा, एक नॉर्मल लगा टुवर्ड्स द सेंटर, साथ ही साथ ये स्लाइड कर रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं कि इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग कुछ नहीं, ये स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये स्लाइडिंग भी कर रहा है, यानी पार्टिकल मोशन में भी और फ्रिक्शन भी है। कौन सा फ्रिक्शन करेगा, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मानते हैं कि मोशन का डायरेक्शन अगर ये है बच्चों, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो जरा देखिए, तो आमतौर पे अगर हम ऐसे अगर थोड़ा सा स्लाइड करके छोड़ दें, इनिशियल कुछ स्पीड देके अगर छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये स्टॉप कर जाएगा। क्यों स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसको मिल रहा है ऑपोजिशन बाय द फ्रिक्शन, है कि नहीं, और वही फ्रिक्शन फोर्स इसको टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में सर्कल का एक फोर्स होगा, जिसको आप बोलेंगे बच्चों फ्रिक्शन। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन जो होगा बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा बच्चों। तो ये फोर्सेस है, आपको समझना है। चलिए सवाल का जवाब देते हैं। तो पहले सवाल का जो जवाब देते हैं बच्चों, तो पहला सवाल है कि नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल। अब जरा देखिए, ये तो वर्टिकल है, जरा देखिए नीचे mg है, ऊपर n1 है, काउंटर बैलेंस है, एक फोर्स है सेंटर के डायरेक्शन में, एक फोर्स है टेंजेंट के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन है कि नहीं। तो सेंटर के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, कौन सा, नॉर्मल, और दूसरा कोई भी फोर्स नहीं जिसको रिजॉल्व किया जा सके, इसका कंपोनेंट निकाला जा सके सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, क्योंकि सभी तीनों ही फोर्सेस कौन कौन से, वेट, ये नॉर्मल बाय द वॉल एंड फ्रिक्शन म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसलिए आप कह सकते हैं सेंटर के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है बच्चों, कौन सा, नॉर्मल बाय द वॉल, और यही नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं n2 = mv² अपॉन r। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया बच्चों, नॉर्मल बाय द वॉल इन टर्म्स ऑफ स्पीड। चलिए सेकंड सवाल का जवाब देते हैं हम लोग, बी, फ्रिक्शन। वो कह रहे हैं फ्रिक्शन निकालना है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है कि नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है F k = म्यू टाइम्स, ये एक ही फिक्स वैल्यू होता है बच्चों,
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक एडजस्टेबल फोर्स होता है, उसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है कि नहीं, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक सिंगल वैल्यू होता है, वो होता है म्यू टाइम्स एन। एंड कौन सा नॉर्मल बच्चों, जिस वाल द्वारा फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल रहे हैं उस वाल द्वारा नॉर्मल कौन सा है यहाँ पे बच्चों, N2। तो हम ले सकते हैं म्यू N2। सो आप यहां से निकाल लीजिए म्यू एंड N2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है बच्चों mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। तो अगर कैपिटल R दिया उन्होंने तो हम लोग कैपिटल R ले लेंगे। तो ये मिल गया हमें फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। थर्ड पार्ट क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं बच्चों। आप जरा देखिए बच्चों, फिर से वही बात, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, काउंटर बैलेंस है mg इक्वल टू n1, एक नॉर्मल बाय द वॉल है और यही टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, यही काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप कह सकते हैं नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, ये हम निकाले हम लोग म्यू mv² अपॉन r एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। आप निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ m कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बच्चों ये हो जाएगा म्यू v² अपॉन r। इस सवाल का भी जवाब हम लोगों ने दे दिया। आप थोड़ा सा प्रिसाइजली अगर इसको और लिखना चाहे बच्चों, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है बच्चों, जरा देखिए वो क्या होगा, रेट चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड आप लिख सकते हैं इसको क्या है, म्यू v² अपॉन r। एंड यहां पे एक लगा देंगे माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेट होगा वो निगेटिव होगा, मींस स्पीड डिक्रीज होगा। ये जो फ्रिक्शन है उसकी स्पीड को डैम्प कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है बच्चों, कम कर रहा है। इसलिए मैंने अगर वेक्टर टर्म में लिखना हो आपको तो यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है जरा देखिए, तो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट कीजिए और स्पीड का इक्वेशन डेवलप कीजिए आफ्टर वन रिवॉल्यूशन। आफ्टर वन रिवॉल्यूशन इसका स्पीड क्या रहेगा। ऐसा क्यों सर, देखिए ना, अगर वो स्लाइड कर रहा है अगेंस्ट द वॉल तो साफ साफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उसको मिल रहा है, लेकिन जब तक वो सर्कुलर पाथ पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अगर वो उसमें फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है तो डेफिनेटली वहां डी एक्सेलरेशन है और फाइनली वो स्पीड घटाते उसको जीरो कर देगा, यानी कि वो ब्लॉक रुक जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन के बाद उसका स्पीड क्या होगा, ये सवाल है। तो चलिए एक बात काम करते हैं बच्चों में, हमारे पास एक इक्वेशन मिला है dv अपॉन dt will be equal to माइनस म्यू v² अपॉन r। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा dv अपॉन dt इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों एक तो वेरिएबल यहाँ पे v है, दूसरा टाइम है। तो टाइम के बारे में तो हमें पता है नहीं बच्चों, है कि नहीं, एक रिवॉल्यूशन कितना टाइम में ले रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली स्पीड भी हमें नहीं पता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, और उन्होंने हिंट में दिया भी है सिलेबस में। सो dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ये चेन रूल है, कौन चेंज कर देगा बच्चों, देखिए ds अपॉन ds कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन dt, ये क्या बचेगा हमारे पास, सो माइनस म्यू v² अपॉन r। इसका क्या फायदा हो रहा है, तो जरा देखिए बच्चों, इसका फायदा ये हो रहा है, ये ds अपॉन dt रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्पीड इनटू dv अपॉन ds will be equal to माइनस म्यू v² अपॉन r। अब जरा देखिए एक b से भी कैंसिल हो जाएगा, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस म्यू, इस v को इधर लेके आते हैं तो dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन r इंटू ds। ये डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। मैं जरा इसको ऊपर का मिटा रहा हूँ बच्चों, जरा बच्चों मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं यहाँ पे आगे, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लेके आइए,
तरफ इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, तो क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर, तो कांस्टेंट है बच्चों, है ना, इंटीग्रल ds। अब जरा देखिए बच्चों, या तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कीजिए कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा और वहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू विद हेल्प ऑफ गिवन सर्टेन कंडीशन आप निकाल लीजिए, है कि नहीं, या तो डेफिनेट इंटीग्रल, मैं डेफिनेट इंटीग्रल इस्तेमाल कर रहा हूं। v का लोअर लिमिट क्या है, v का लोअर लिमिट हम लेते हैं इनिशियल स्पीड, उसको दिया गया है v नॉट कहते हैं, एंड फाइनल लिमिट है vf मानते हैं, यही vf हमें निकालना है। अब ये ds क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इनिशियली हम मानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 है, एंड ये जो स्पीड है कब स्पीड निकालना है, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, एंड जब 1 रिवॉल्यूशन ये ब्लॉक कवर करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा सर्कुलर ट्रैक पे, उसके पेरीमीटर के बराबर, दैट इज 2 पाई r के बराबर, तो आप कह सकते हैं s इक्वल टू 2 पाई r। तो चलिए बच्चों, ये तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 1 बाई v का क्या हो जाएगा, log v बेस e, है कि नहीं, एंड लोअर लिमिट हम पुट करेंगे v नॉट, अपर लिमिट vf इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन r, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई r। चलिए इसको जरा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको पुट कर रहे हैं बच्चों, तो अपर लिमिट पुट करेंगे log vf बेस e, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे log v नॉट बेस e विल बी इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन r। जरा देखिए, अपर लिमिट 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r। आप चाहे तो ये r कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा, जरा देखिए बच्चों, एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग बच्चों, log a माइनस बी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा log a बाई बी, दैट इज आप कह सकते हैं vf बाई v नॉट एंड बेस e इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई इंटू म्यू, माइनस 2 पाई इंटू म्यू। इसको मैं अगर निकालूं थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं जो इक्वेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चों, अब जरा देखिए, हमें vf का एक्सप्रेशन लाना है, यानी कि स्पीड आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। तो मैं अगर इसको ले जाऊं लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करूं, तो vf अपॉन v नॉट, यानी कि नंबर इज इक्वल टू बेस टू द लॉगरिथमिक, है कि नहीं।